अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। पाकिस्तानी डे ग्रुप मेंबर, जैसा कि अभी हमने अनाउंस किया था, आज का सेशन है हमारा कैलगरी की बहुत मरूफ शख्सियत हैं, बहुत ही हम जहत ऑलराउंडर टाइप की सोशल हैं और ख़वातीन का बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। और इसके अलावा पीसीए में एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एक वो कंपनी के साथ काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली 2 इयर्स अगो इन्होंने अभी अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराएंगे। एज अ रियल्टर भी काम किए शुरू किया और बहुत कामयाब है इसके अंदर। तो साइमा अरशद हमारे साथ हैं। तो इनसे मैं कहता हूँ कि पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा ये बेसिकली जो न्यू कमर्स आए हैं ना, और जो जी, फर्स्ट टाइम होम बायर है ठीक है। उनके लिए है, लेकिन ये सबको इससे फायदा होगा। बाकी लोग भी जो हैं वो भी इससे बहुत जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है इनके पास, तो उससे हर एक का फायदा। तो सबसे पहले आइए अपने आपको इंट्रोड्यूस करा दें। तो अस वेलकम टू द सेशन लाइव सेशन साइमा अरशद जी। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें कि आप जो कुछ है बैकग्राउंड हो। जी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और अस्सलाम वालेकुम कैलगरी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम आरिफ भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की मेरी। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा कि आई एम सच अ बिग सेलिब्रिटी और अ पर्सन। तो इसमें आपका बड़ापन है और सबसे बढ़ के मैं ये कहूँगी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि हम इतनी सी एफर्ट डालते हैं तो वो उसको बढ़ा के इतना ज़्यादा हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं कि और भी बनने का दिल चाहता है कि भई और भी काम भी किया जाए, लोगों को भी लाया जाए, लोगों को वेल इन्फॉर्म भी किया जाए, इन्फॉर्मेशन भी दी जाए। तो मेरा नाम साइमा अरशद है, बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं पीसीए में पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर भी हूँ। आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम लोग टैक्सेशन भी करते हैं। बेसिकली मैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी रन करती हूँ, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले टैक्सेशन करते हैं। आई वर्क्ड फॉर अ व्हाइल विद द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एंड देन आई एस्टैब्लिश्ड माय ओन। तो इसमें ये है कि हम लोग सबसे पहले तो टैक्स करते हैं। हर कनेडियन चाहे नया हो, पुराना हो, तो हम सबको टैक्स के सिस्टम से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे प्राइमरी जो काम है वो टैक्स है, उसके बाद आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स का काम। टैक्स सेविंग होगी, तो सेविंग कहीं न कहीं जा कर के इन्वेस्ट होगी तो आप सबको पैसिव इनकम आएगी कि पैसे से पैसा बनाना जिसको कहते हैं ना कि आप काम ना करें, आप सिर्फ अपने पैसे को भेज दें काम पे और आप बस बैठ के तो उसका मुनाफा लेते रहें। हलाल बहुत सारे सोर्सेज़ हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की ही एक कैटेगरी है कि रियल एस्टेट। अगर आपके पास सेविंग मौजूद है अच्छी तो बेस्ट जिसको कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा से ज़मीन की इन्वेस्टमेंट रही है और सिर्फ हमारी नहीं, अगर आप हमारे मज़हब को भी देख लें तो इस्लाम में ज़मीन खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा इसको फ़ौक़ियत दी गई है। इसकी इसके लिए बहुत सारी हमें हमारे पास सेइंग्स हैं, अहादीस हैं कि आप जहाँ पर भी जाएँ, आप वहाँ पर ज़मीन खरीदें। आज हम देखते हैं कि इसराइल जैसे कंट्री भी कैसे बन गए क्योंकि उन्होंने जाके फ़लस्तीन में ज़मीनें ही तो खरीदी। तो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट मैं कहती हूँ कि आप लोगों को ग्राउंडेड कर देती है, आप जिस भी जगह पर रह रहे हैं। कनाडा में अगर हम रह रहे हैं तो हमारी जड़ें यहाँ पर मज़बूत ही सिर्फ़ इस वजह से हो सकती हैं कि हम यहाँ की ज़मीन के मालिक हों, ओनर हों। सो दैट वाज़ अ लिटिल बिट अबाउट मी। तो अब आप पूछिए आपको क्या पूछना है? अच्छा, ये जो है ना हमने जो कर रहे हैं असल में नए इमिग्रेंट के लिए कर रहे हैं। जब मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं कनाडा आया था शुरू के दिनों में, बिल्कुल 2000 में, तो एक मैं बस स्टॉप पे खड़ा था। हुँ, हुँ। तो वहाँ कोई वो थी देसी देसी तो नहीं, ये जो एशियन खातून थी। तो ऐसी मुझसे बात हुई, मैंने कहा घर मुझे रेंट करना है, अच्छा। मैं आजकल नया आया हूँ, मुझे रेंट। उन्होंने कहा व्हाई यू वांट टू रेंट अ होम, हुँ, if हुँ। you want to live here, better buy the home, but the rent you pay will go into your deposit. He's not paying the mortgage of another guy. जी। तो उसने कोई 15-20 मिनट में मुझे सारा प्रोसीजर समझा दिया कि यहाँ घर कैसे लिया जाता है। नया पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान का मालूम है वहाँ किस तरह से घर लेते हैं, लेकिन जी। यहाँ का आइडिया नहीं था।
तो उसने ए टू ज़ेड छोटा-छोटा और बड़े आसान लफ्ज़ों में पूरा तरीका, वो कोई रियल्टर नहीं थी, वैसे ही कोई अपनी जॉब वॉब करती, उससे बातचीत के दौरान में। तो उसी तरह आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में नए जो इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो घर खरीदना चाहें तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो बैंक से बात करें, मॉर्गेज ब्रोकर से करें, रियल्टर से करें या इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? मॉर्गेज अगर अप्रूव होगा तो इनकम होगा या मॉर्गेज का इसका क्या कहते हैं, एक क्रेडिट स्कोर या घर देखने से पहले जो बजट बनाना होता है जी। और फर्स्ट टाइम खरीदार कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं। क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता, वो इनकम को बस देख रहे होते हैं कि इसमें से इतने गए, उन्हें ये नहीं पता कि ओवरहेड में अच्छे खासे खर्चे आ जाते हैं। जी, ऐसे ही तो है। आप ज़रा नए इमिग्रेंट को आसान तरीन लफ्ज़ों में बता दें कि घर यहाँ किस तरह खरीदा जा सकता है? ठीक है, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। देखिए, नया जो भी इमिग्रेंट आता है, रेंट तो देना ही है ना। हाँ, लेट्स से एक छोटी-सी फैमिली आई, हस्बैंड-वाइफ आए, साथ 2 छोटे बच्चे हैं। लेट्स से दोनों टॉडलर्स हैं। एक 4 साल सही का है, है। एक 2 साल का है। तो उस फैमिली को कम से कम 2 बेडरूम का घर तो चाहिए। हाँ, अपार्टमेंट ले लें या घर ले लें तो जैसे स्टार्टर होम कहते हैं। बोलते हैं अभी आप स्टार्टअप। स्टार्टर ले लें छोटा घर और जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए या आपको इसकी इस घर से थोड़ा और बैलेंस बन जाए तो फिर आप ज़रा बड़ा घर ले लें। जी। और यूँ है कि वो 1500 से लेके $2000 तक रेंट उनको महीने का देना ही देना है। आप सही जानते है, हैं यहाँ पर। अगर $1500 वो रेंट में अफ़ोर्ड कर सकते हैं और 1 महीना आपको पता है रेंट नहीं देंगे, लैंडलॉर्ड आके 10 दिन का नोटिस देगा। आप अगला महीना और रेंट नहीं देंगे, वो आप पे जाके आरसीएमपी को एक लेटर लिखेगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगा, आरसीएमपी आके आपको घर से बाहर कर देगा और अब तो ये है कि आपके क्रेडिट को भी वो लोग हिट कर सकते हैं, आपके क्रेडिट को खराब कर देते हैं। सही है, लैंडलॉर्ड जाके तो क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट कर देगा, ठीक है? सही है। तो हमारा ये कहना है रियल एस्टेट में कि अगर आप घर का रेंट अफोर्ड कर सकते हैं 1500, तो आप वही 1500 लेके हमारे पास आ जाए, हम आपको 1500 की मंथली पेमेंट वाला घर दिला देंगे। क्योंकि हर महीने पैसे तो आपको देने ही देने हैं। अब लोगों के अंदर होता है एक फ़ियर, एक डर होता है कि भई मेरी जॉब ना रही तो, सही राइट? है, सबसे बड़ा यही होता है। अगर जॉब ना रही तो लैंडलॉर्ड ने भी घर में नहीं रहने देना, ठीक ठीक है? है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं रहेगी तो किराया नहीं देना पड़ता। बैंक तो आपको फिर भी 90 दिन दे देता है, 3 महीने का टाइम दे देता है। सही है, मोर और लेस। तो ये है कि जितनी जल्दी खरीद लिया जाए, हम लोग डरते रहते हैं कि मेरी जॉब ना चली जाए या अभी मैं वेट कर लूं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, या शायद बहुत सारे नए आने वालों को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि वो समझते हैं कि उनको मॉर्गेज नहीं मिलेगी या उनकी घर खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब लोगों ने इंफॉर्मेशन लेती होती है, आपने एक खातून से पूछा, उन्होंने आपको सही इंफॉर्मेशन दे दी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन होती है और वो गलत इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते हैं। अगर किसी ने खुद घर नहीं खरीदा 5 साल में, तो अगर उसके नेबर में कोई नया आ गया तो उसको भी वो यही एडवोकेट करेगा कि भाई घर ना लेना यहाँ पर अभी, अभी जो है ना वो मार्केट गिर जाएगी। अब हाँ, मार्केट गिरने नेगेटिव का जी, बहुत होते हैं। जी, सॉरी, नेगेटिव लोगों के कमेंट बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं लोगों को कि जी, वो डिस्करेज करते हैं। जी। अब क्यों करते हैं ये तो नहीं पता उनका। जी, और ये है कि मार्केट गिरने का अगर आप इंतज़ार करते हैं और उसमें आपको 2 साल लगते हैं, अब 2000 महीने का रेंट लगाएँ, तो 2 साल में टेक्निकली आपने 48,000 48,000 रेंट में ही दे दिया। तो क्या था 2 साल पहले 48,000 महँगा घर ही खरीद लेते मार्केट में। 48,000 अब जो आपने पे किया रेंट में, वो बिल्कुल आपने एक ड्रेनेज में डाल दिया जो ज़ाया हो गया। उसमें से बिल्कुल, आपको कुछ भी वापस नहीं बिल्कुल भी। मिलेगा। तो यही 48,000 अगर आपने अपना घर खरीद के पहले दिन रिस्क लिया हुआ होता, अपना घर खरीदा होता, तो उसके प्रिंसिपल में चला जाता। उसके एक्चुअल वैल्यू में से, उसके लोन में से वो कम हो जाता। कल को आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आप वहीं से अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ करते, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, या अपने घर के प्रिंसिपल में से निकाल के आप अगला घर खरीदने के काबिल हो जाते हैं। तो बिल्कुल, माय सजेशन इज दैट कि आप जब भी कोई फैमिली आती है, 10-20 हजार डॉलर तो लेके आती है ना जरूर अपने साथ, तो आते ही आप किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा कीजिए, और आई वुड से कि बैंक में जाने की बजाय भी ना आप रियल्टर के पास जाएं। रियल्टर आपको किसी बहुत ही एक्सपर्ट मॉर्गेज ब्रोकर के पास ले जाएगा। दैट्स आर एक्सपर्टी, कि मुझे पता है ठीक है, अगर बंदा न्यू कमर है तो टीडी उसको फाइनेंस कर देगा, अगर बंदे ने रेंटल प्रॉपर्टी लेनी है तो एटीपी उसको फाइनेंस कर देगा, फ्लाम बैंक की कंडीशन ये है, फ्लाम बैंक की कंडीशन ये है। हम लोग तकरीबन सारे ही बैंकों के साथ काम कर चुके होते हैं, कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। तो इतना एक्सपीरियंस, आई एम नॉट अ मॉर्गेज ब्रोकर,
लेकिन इतना आइडिया ज़रूर होता है कि ये बंदा है, ये इसकी प्रोफ़ाइल है, तो कौन-सा बैंक इसको एक्सेप्ट कर सकता है। मोर और सही है, लेस लोग जाते हैं टीडी में, अगर उनका अकाउंट है, टीडी के पास गए तो टीडी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है। कई दफ़ा ऐसे होगा कि टीडी कहेगा कि हम आपको मॉर्गेज नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बैंक आपको नहीं देगा। लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं या उनको होता है कि हमने तो बैंक से पूछ लिया, वो तो कहते हैं हम आपको प्री अप्रूवल नहीं देंगे, राइट? तो यहाँ पर मैं सही बताना है। चाहूंगी कि मॉर्गेज के लिए बैंक्स ही मौजूद नहीं है, बैंक्स ही वाहिद रिसोर्स नहीं है कनाडा में। मॉर्गेज के लिए हमारे पास बैंक्स मौजूद हैं, हमारे पास बी लेंडर्स मौजूद हैं, हमारे पास मोनो लेंडर्स मौजूद है, हमारे पास ट्रेजरी मौजूद है जो जिसको एटीबी कहा जाता है यहाँ पर। सही है, और फिर अगर वर्स्ट केस सिनारियो आ जाता है तो हमारे पास प्राइवेट लेंडर्स भी मौजूद हैं। तो मॉर्गेज करा के देना आपके रियल्टर का काम होता है, आई वुड से। इसमें आपका बहुत सारा वक्त जाया होने से बच जाता है। इसमें बहुत सारे लोग मैंने यूं भी देखे हैं, मुझे 2-3 लोगों ने बताया कि लोगों ने हमसे कहा है कि हम आपको मॉर्गेज करवा देंगे, उसकी फीस होती है। हालांकि ऐसी कोई फीस नहीं होती, आपने ठीक है, किसी मॉर्गेज ब्रोकर को कोई फीस नहीं देनी है, क्योंकि उसको फीस उसका जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूट है वो देगा, उसका वो कमीशन उसको कमीशन वो मिलता है पे उनको, करेगा जी। उसको जो फीस या मॉर्गेज अप्रूव कराते हैं उसको उसका जी कमीशन मिलता है। जी, उसको वो देगा। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि मॉर्गेज ब्रोकर नए आने वालों को लूट भी लेते हैं बहुत सारे। मेरे पास खुद 2 मुतासरा लोग आए हैं। एक ने कोविड में घर खरीदा, उनको दूसरा घर खरीदना था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कहा कि मॉर्गेज ब्रोकर कितनी फीस लेगा? मैंने कहा वो तो नहीं लेगा। उन्होंने कहा पहले तो हमने दी थी जब हमने 2020 में घर लिया। तो तो वो ऐसा लोगों को कुछ भी नहीं बताते भी नहीं है ना, लोगों का ये है कि अपनी बातें छुपाते हैं अपने रिलेटिव से, दोस्तों से, कि बस बताना नहीं है कि हम घर ले रहे हैं, जी क्योंकि पता बिल्कुल। नहीं डरते हैं हम हमारा कुछ खराब हो जाएगा। अगर वो बताएं तो लोगों से एडवाइस मिल जाए कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, अगर कोई तुमसे फीस मांग रहा है, जी अगर आप घर खरीद रहे हैं और कोई रियल्टर आपसे फीस मांग रहा है, जी वो तो खैर होता नहीं है, लेकिन ये चीजें हम लोगों को पता लग सकती हैं, लेकिन वो लोगों को बताते नहीं है किसी को। ऐसे ही है यहाँ पर। सही एडवाइस जो है ना कनाडा में मिलना, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। या तो आपकी लाइफ बहुत अच्छाई की तरफ चली जाएगी या फिर बिल्कुल। कई मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो 20 साल से यहाँ आए हुए हैं, आज तक मॉर्गेज नहीं ली डर के मारे, वो 20 भी गुजर गए हैं। नहीं, डायरेक्ट अगर बैंक के पास जाए ना तो वो ऐसी रिक्वायरमेंट बता देते हैं जो नहीं हो सकता। अच्छा, जी एक आपने कहा रियल्टर के पास, यानी मैंने पूछा था बैंक के पास जाए, मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाए या रियल्टर, तो आपने एडवाइस किया है कि रियल्टर के पास जाए आदमी, जी वो ही उसका मॉर्गेज अप्रूव करेगा। वो अब बात, रियल अब सारे रियल्टर एक जैसे नहीं है। जी एक रियल रियल्टर है बड़े मशहूर हमारे पाकिस्तानी भाई के, पैनोरामा तो मैंने ही बनाया है। वो कहते हैं मैं आपको घर लेने के अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ना मॉर्गेज में, ना बाद में लॉयर का वर्क और पेपर वर्क में, ये आपने खुद अरेंज करना है। तो नहीं ये रियल्टर का इंतखाब कैसे किया जाए? सबसे पहले ये खलीफा टाइप के रियल्टर हैं, ये मैंने भी देखा है, शोइंग होती है घर में जाओ, वो अपनी जगह से हिलते नहीं है, वहीं किसी से फोन पे बातें कर रहे हैं, और आप घूम फिर कर आ गए, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले। मेरे तो इतने इतने कस्टमर और मेरी तो इतनी वो आ गई है स्कीम, वो क्या कहते हैं, ऑफर और फलाना। रियल्टर के बारे में आप सबसे पहले बताएं कि उसको कैसे वो चूज किया जाए। इसमें ये है, आई वुड रेकमेंड, हमारा सुन्नत का एक तरीकाकार है कि आप 3 लोगों से मिल लें, 1-1 घंटे की मीटिंग रख लें और जाने से पहले एक क्वेश्चनेयर बना के ले जाएँ सही है, एंड गो एंड सी एंड इंटरव्यू देम। देखें कौन आपको क्या ऑफर करता है, आपको पता चल जाता है 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद कौन आपको कितनी की हेल्प कर सकता है। अब रियल्टर के पास जाने का फायदा ये होता है कि जैसे अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने टीडी, आरबीसी, एटीबी सब लेंडर्स के साथ काम किया हुआ है। लेंडर्स के साथ है कि सबके मॉर्गेज ब्रोकर्स के साथ काम किया हुआ सही है। है, अब कोई क्लाइंट आता है तो उसका बहुत सारा वक्त जाया होने से बच जाता है। और एक और बहुत बड़ी चीज कि वो अपने बैंक में गया, उसको वहां पर कोई भी मॉर्गेज एडवाइजर मिल गया, बैंक्स में अक्सर होते हैं, मिल भी जाते हैं। सही है, लेट्स से उस बंदे को तो आए हुए हुआ ही महीने ज्वाइन किए हुए, तो आपको तो नहीं पता। आपने उसको जाके एप्लीकेशन दे दी, तो उसने आपकी एप्लीकेशन, अगर उसका थोड़ा सा भी कोई उसमें टेक्निकल चीज है, तो मेरे पास अभी एक क्लाइंट के साथ हुआ है। आई वाज सेलिंग अ प्रॉपर्टी जहां पर बायर का जो मॉर्गेज ब्रोकर था ना, मुझे उसमें पहले से ही फ्लैग्स दिख रहे थे। आई वाज टेलिंग द अदर रियल्टर के भाई तुम्हारा मॉर्गेज ब्रोकर अगर ये कह रहा है तो ही इज नॉट द मॉर्गेज ब्रोकर फॉर यू, आपको चेंज करने की जरूरत है। उसने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया, सही कंडीशन है। भी वेव कर दी। मॉर्गेज कंडीशनली अप्रूव थी, अभी फर्म अप्रूव नहीं थी उसने।
कंडीशन रिमूव कर दी फाइनेंस की। तो क्या हुआ, जो 10,000 का डिपॉजिट उसने मेरे सेलर को दिया था, उसका डिपॉजिट फ्रीज हो गया, सीज हो गया, यानी मेरे सेलर ने कैप्चर कर लिया। सही है। तो मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हें पहले से बता रही थी कि तुम्हारा मॉर्गेज ब्रोकर अच्छा नहीं है। तो कहते हैं यस, मेरा भी पहली दफा का एक्सपीरियंस है। वो नाइजीरियन था, मॉर्गेज ब्रोकर भी और रियल्टर भी। सही तो है। देन ही एग्रीड कि हाँ आप सही कह रही थी। तो 10,000 का अच्छा, नुकसान हो गया, लेकिन देखिए बायर का। चलें इसी को हम आएँगे। सबसे पहले आप नए वालों के लिए कर रहे हैं असल में ये प्रोग्राम बार-बार, कि मॉर्गेज की रकम किस तरह, यानी जो कनाडा में इनकम है वो मॉर्गेज जो अप्रूव होगा उस पे किस तरह असर डालती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी कैनेडियन क्रेडिट स्कोर होता है वो मॉर्गेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी नए इमिग्रेंट की क्रेडिट हिस्ट्री कम हो, ज़ाहिर है वो तो नया आया है, अभी उसकी बनेगी नहीं इतनी ज़्यादा, तो क्या वो घर खरीद सकता है? इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे हाँ, पहले हाँ। मॉर्गेज अप्रूव होने के लिए आपको चाहिए क्या? इनकम, आपकी घर इनकम खरीदने मॉर्गेज के की लिए। रकम पे कैसे जी, असर डालती है? जी। घर खरीदने के लिए और मॉर्गेज लेने के लिए, या यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेटस बहुत अहम है कि सही है। आपको या तो सिटीजन होना चाहिए या पीआर होना चाहिए, या वर्क परमिट पर भी आप घर ले सकते हैं। लेकिन वर्क परमिट के एक्सपायरी डेट में अभी 180 डेज रिमेनिंग होने चाहिए। यानी ठीक है। आप अगर कोई घर लेना चाहता है तो उसका वर्क परमिट 6 महीने से पहले एक्सपायर ना हो। सही 6 है। महीने होने चाहिए उसके पास। ओपन या क्लोज में कोई फर्क। सॉरी, आपकी आवाज़ अब खराब दूसरी चीज हाँ, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही आवाज़। ये, मिनिमम कितने पैसों की जरूरत है, कितने पैसे किसी के पास सेव हों तो घर ले सकता है। 5% अंडर 500,000 के, अगर आपको 5 लाख या उससे कम का घर लेना है तो 5% जरूरी है। यानी अगर 5 लाख का घर है, 5 लाख में, और आपका बड़ा आइडियल स्टार्टर होम आ जाता है अभी भी कैलगरी की मार्केट में, तो सही आपको है। सिर्फ और सिर्फ $25,000 की जरूरत है। 25,000। घर लेने के लिए सही है। जी। और उसमें मैं कहूंगी कि आपको 25,000 जमा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बजट को ऊपर नीचे करना है। आपको फ्रिज के ऊपर एक पेपर लगाना है और फाइनेंशियल डाइटिंग करनी है कुछ अर्सा, कि आपकी सही है। नीड्स क्या है, एक्सक्यूज मी, और आपकी वांट्स क्या हैं। आप सही है। रेस्टोरेंट्स में कितना खर्च कर रहे हैं, कपड़ों पे क्या खर्च कर रहे हैं, फूड पे क्या कर रहे हैं। उसमें से देखें कि फिर क्या आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जो मिनिमाइज कर सकते हैं वो जरूर करें। महीने का 1,000 भी बचाएं तो आपने 12,000 बचा लिया, ठीक है। सही है। 12,000 बचा लिए तो उसमें आप अपार्टमेंट जरूर ले सकते हैं 2 बेडरूम का। इट्स नॉट अ बिग मनी, ठीक है। या अच्छे दैट दोस्त वुड बी। वगैरह हैं तो उनसे आप थोड़ा लोन ही ले लें कि यार मुझे पैसे दो, घर लेने के बाद मैं आपको जी, आहिस्ता-आहिस्ता हमारे दूँगा। क्लाइंट आता है तो मैं तो उसको लोन पहले अप्रूव करा के देती हूँ, वो भी सिंपल और एनुअल इंटरेस्ट रेट पे, सही है। कि आप लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें। आपका वो बहुत बड़ा सेविंग टूल होता है कि कल को आपको इमरजेंसी फंड या कुछ भी पैसे चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट में से निकालें और उसको यूज करें। ठीक है। तो होगी कि कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए। हमारे पास मिनिमम 5% जो है ना वो डाउन पेमेंट जरूर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी 5 लाख या उससे कम की है, अगर 5 लाख से ज्यादा जितनी अमाउंट बनती है अप टू $1 million, उसका हमारे पास 10% होना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन मैं आपको दे देती हूँ कि लेट से अगर आप 7 लाख का घर ले रहे हैं, 7 लाख के घर में 5 लाख तक तो आपको चाहिए 25,000। फिर ऊपर हमारा 2 लाख और बना तो उसके लिए आपको चाहिए 10%, ठीक है, दैट इज सही है। 20%, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेविंग की कैलकुलेशन, हमारा स्टेटस, हमारी मिनिमम डाउन पेमेंट। अब नंबर 3 फैक्टर जो है वो है इसमें आपकी जॉब की स्टेबिलिटी कितनी है। आपकी ठीक है। जॉब का प्रोबेशन पीरियड गुजर चुका हुआ हो, यानी 90 डेज या उससे ज्यादा हो चुके हुए हो हों। चुके हैं, सही है। जी। और आपकी जॉब की पोजीशन भी चेंज ना हुई हो, कि आपकी डिमोशन ना हुई हो, आपकी प्रमोशन भी ना हुई हो। हालांकि प्रमोशन तो अच्छी चीज है, लेकिन उसको भी बैंक यूं देखता है कि अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो उसमें कोई प्रोबेशन टाइम तो नहीं है सही है। कि आपकी प्रमोशन हुई, उसमें प्रोबेशन है अभी 30 डेज का, आपको ये करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू मेक दैट तो आप वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएं। यानी आपकी जॉब की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। सही है। नंबर 4 पे है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। तो नए आने वाले हर बंदे के लिए एडवाइस है कि जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, आप अपने बैंक से 1 या 2 क्रेडिट कार्ड जरूर ले लीजिए, और बैंक दे भी ठीक देता है। है, 500 की लिमिट तक तो दे देता है। सीआईबीसी मेरा ख़्याल से कर देता है। मेरा नेफ्यू आया था जी। ऑस्ट्रेलिया से,
तो इमिग्रेंट मैंने अकाउंट खोला, उन्होंने उसी वक्त उसे कार्ड दे दिया, जो वीजा कार्ड उसने इशू कराया था। सारे बैंक दे देते हैं इस टाइम पे, लेकिन हाँ, जब मैं आई थी 16 साल पहले तो $100 या पता नहीं कितनी फीस होती थी, क्योंकि न्यू इमिग्रेंट्स को कार्ड नहीं देता था बैंक, क्रेडिट कार्ड स्पेशली। और अब जब मैं क्रेडिट आया कार्ड था आपने वो ले देते ही नहीं थे, कोई बैंक नहीं देता था। पहले आप ये कैनेडियन टायर और शेयर जो ये उनके डिपार्टमेंटल स्टोर का कार्ड लें, 500 रुपए वाला, फिर जी, उसके फीस होती बाद वो थी। जब देखते ये सही यूज कर रहा है, फिर वो कार्ड ऑफर होता था। जी, ऐसे ही है, दैट्स फैक्ट। अब ये है कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, भले से 500 का ले लिया, लेकिन आपने उसको मैक्स आउट नहीं करना। कोशिश कीजिए कि आप उसको 80% तक यूज करें। 500 का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको 450 तक यूज करें, और 28 दिन के अंदर अंदर आप उसको फुली पे करना शुरू कर दें। सही अब है। मिनिमम पेमेंट पे भी रह सकते हैं, बट द क्रेडिट कार्ड्स मोस्टली ये कंपाउंड लोन पे होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इनका लोन होता हाँ, है हाँ, हमेशा, और डेली इंटरेस्ट पे होता है। सही तो है। दैट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप उसको कभी भी एक दिन में भी पीछे ना छोड़ें पेमेंट को। 2 दिन पेमेंट ड्यू पर प्रोसेस कर होने दें, में लगते ड्यू हैं डे जी। पे कर दें। तो 28 डेज में बेसिकली आपको पेमेंट उसकी कर देनी चाहिए। वो क्या करेगा कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना शुरू कर देगा। अब लेट्स से किसी के पास 3 फैक्टर हैं, वो पीआर भी है, उनके पास जॉब भी है, डाउन पेमेंट भी है, ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, लेकिन डरते मारे हमने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं था आज तक। सही है। क्रेडिट हिस्ट्री तो है ही नहीं। उसी अब से बनेगी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना कार्ड की, ऑन ड्यू पेमेंट पर हिस्ट्री बनती है, अगर आप ड्यू डेट पर उसको पे कर रहे हैं तो। जी, और अच्छे खासे इसमें मेरे एक दो बहुत ही पढ़े लिखे इंजीनियर्स क्लाइंट्स भी थे कि जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने इसको क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं लिया कि इस पे इंटरेस्ट होता है, कि हमसे अगर सही है। पैसे खर्च हो गए तो हमें इंटरेस्ट पड़ जाएगा, और वो अपने मजहबी वजूहात की बुनियाद पर वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते थे। तो देन सही है। आई टोल्ड देम कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे, आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, तो आपको बैंक कैसे लोन देगा। सही है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना वो सबसे ज़्यादा अहम है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना शुरू करें। आप कुछ ना कुछ पैसे सेव करें, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी शुरू करें, अपनी जॉब की स्टेबिलिटी को रखें, और किसी भी टाइम आप मुझे फ़ोन करें। फिर जितना सही है। रेंट आप पे कर रहे हैं उतने ही रेंट में प्रॉपर्टी दिलवाना मेरा काम है। ठीक है। और मॉर्गेज अच्छा। अप्रूव कराना, सब कुछ कराना, ये एवरीथिंग इज़ ऑन मी। सही है। तो ये लोगों को देखना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट हों, जो डेडिकेटेड रियल्टर्स हैं, उनसे आप काम कराएं, जो बिल्कुल। आपके लिए अपना टाइम लगा सकें और आपके सारे काम कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन है, मॉर्गेज अप्रूवल के लिए बैंक कौन कौन से पेपर मांगता है, और बैंक से दी हुई ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल लेना महफूज होता है? जो जितनी वो दे रहा है वो ले लें। मैं इसको यूं रेकमेंड करूंगी, आपने देखना है कि आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं। मेक योर सही है। बजट। अगर आपकी इनकम $3,000 है या $4,000 है तो मॉर्गेज उसका ज्यादा से ज्यादा 40% होना चाहिए। ठीक है। जो इनकम है, अगर सही है। जी, कोई किसी भी होम बायर के लिए मॉर्गेज की मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 40 पर, जो मंथली पैसे देने होंगे बैंक को, वो 40% होनी चाहिए इनकम का। मैं ये नहीं कह रही। आपका सवाल था कि कितने की मॉर्गेज ले लेनी चाहिए, अगर बैंक आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम एक मॉर्गेज अमाउंट दे सही रहा है। है तो ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सही है। इसको ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है और हम पर मंथ कितनी पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। सही बैंक है। अगर हमें मिलियन की अप्रूवल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको 3 लाख डाउन में दिया हो, लेकिन मैं महीने का 4,000 या 3,000 का मॉर्गेज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मुझे सही है। उसको कम लेना चाहिए। कहने का मकसद यह है कि जितनी भी आपकी मंथली इनकम है, पर मंथ मॉर्गेज उसका 40% होना चाहिए। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपकी इनकम 6,000 है तो मॉर्गेज की अमाउंट मैक्सिमम 2,400 होनी चाहिए। 24, ओके। कि फिर आप 2,400 मंथली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 6,000 में फिर क्या होगा, $2,400 पर मंथ इज योर मॉर्गेज, $380 प्रॉपर्टी टैक्स, $280 आपका मंथली प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, $500 आपकी यूटिलिटीज, फिर आपकी $1,500 की ग्रोसरीज, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का गैस, सेल फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सारे खर्चे मिला के कुछ क्लोथिंग, आउटवेयर, बच्चों की फीस, कभी स्कूल की, बस की, या इस तरह की, तो वो 60% बजट आप अपना उसके लिए रखिए। उसके लिए वो भी फोर्टी बहुत बड़े परसेंट खर्चे हैं।
वो जो बहुत बड़े खर्च होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े खर्च, होते हैं। कैलकुलेटेड मे बी 12 अदर थिंग्स, गाड़ी की इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, आपकी सही है, ग्रोसरीज का बिल, आपका सेल फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, अगर मंथली कोई आपकी मेडिकेशन है उसका बिल, बच्चों की ग्लासेस आ जाती हैं, स्कूल के लंच रूम की फीस होती है एनुअल, स्कूल के बस की फीस होती है एनुअल, फिर बच्चे हैं कहीं स्विमिंग क्लास पे जाते हैं, बच्चों के स्कूल के ट्रिप जाते हैं, तो बाकी का 60% आपका जो बजट है ना वो होना चाहिए, ताकि आपको, आप मॉर्गेज एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है 30 साल की, ठीक है, तो आपको देखभाल के लेनी है कि मैं जो अफोर्ड कर रहा हूँ मैं वही लूं। ठीक है। तो ये तो मॉर्गेज के बारे में हो गया। अच्छा, अल्बर्टा में कौन-कौन सी मॉर्गेज हैं? एक तो फिक्स हो गई और एक वेरिएबल हो गई और एक एडजस्टेबल होती है, 3 टाइप की होती हैं। तो जी, मॉर्गेज में किस तरह से आप हेल्प कर सकती हैं? यानी कौन-सा आप रिकमेंड करती हैं? एक मैं चाइनीज़ के पास गया था टीटी बैंक में, उसने मुझे पता नहीं पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड वो दिखाया, चार्ट। बोल रहा जो भी कर लो वेरिएबल ऑलवेज बेटर देन फिक्स। ये उसने बात बिल्कुल पूरा रेट अप एंड फैक्ट। डाउन और मॉर्गेज और फलाना और पता नहीं क्या-क्या करके दिखाया। उसने कहा कि 40 इयर्स का तुम देख लो, वेरिएबल ऑलवेज बेटर देन द फिक्स मॉर्गेज। जी, फिक्स में ये होता है कि आपकी मंथली पेमेंट, आपका इंटरेस्ट रेट समझ लें वही रहता है जितना आज की डेट में अप्रूव हो गया। सही अब है, इंटरेस्ट रेट चाहे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, आपका वही इंटरेस्ट रेट रहेगा। बेसिकली ये उन लोगों के लिए होती है जिनको अपना मंथली बजट कैलकुलेट करके चलना होता है। जो लोग डरते हैं कि मेरी जॉब चली गई है, उनको ये रखना होता है कि हाँ भाई मेरी 2000 मॉर्गेज आएगी, तो दे आर इन सो मच मेंटल पीस कि वो अपना बाकी का फाइनेंस उसके गिर्द बना सकते हैं, क्योंकि उसको पाकिस्तान जाना है, तो साल में कितनी दफा जाना है, क्योंकि उसको पता होगा कि अगले 5 साल के लिए मेरी मॉर्गेज की पेमेंट जो है वो 2000 महीना ही रहेगी। अब आती है सही है, हमारा वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। वेरिएबल में यह है कि अगर बैंक ऑफ कनाडा का प्राइम रेट बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर कम होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी मंथली पेमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। तो बहुत सारे लोग उससे फिर घबराते हैं कि हाँ भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो फिर हमारी पेमेंट 2000 से बढ़ के 2200 हो जाएगी, है ना। सही लेकिन है, अगर हम 30 साल का टाइम पीरियड देखें, जो कि एक मॉर्गेज का बहुत ही आइडियल, यहाँ पर फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 30 इयर्स का टाइम मिल जाता है। सही है, मैं हमेशा वेरिएबल में क्लाइंट कम पे करता है इंटरेस्ट में, ये बात आपकी बिल्कुल फैक्ट है, दुरुस्त है। सही है, मॉर्गेज प्रोवाइडर्स में ए लेंडर्स हैं, बी लेंडर्स हैं, फिर हमारे पास सी लेंडर्स हैं जिसको हम प्राइवेट लेंडर्स भी कहते हैं। सही है, लेंडर्स के पास सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है, आप यूं समझ लीजिए, और उनकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सबसे ज्यादा टफ और चैलेंजिंग होती है, जिसमें सही है, आपका क्रेडिट स्कोर 700 या उससे ज्यादा होना चाहिए, आपकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, आपके नोटिस ऑफ असेसमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, यानी सारे पैरामीटर्स उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। सही है, अगर कोई न्यू कमर है, उसके पास तो क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, 6 महीने की है सिर्फ, या 3 महीने की है, ठीक है, या किसी का क्रेडिट वैसे ही हर्ट हुआ हुआ, क्रेडिट इंजर्ड है, तो फिर वो बी लेंडर के पास हम उसको भेज देते हैं, क्योंकि हम बी लेंडर क्या करेगा कि स्लाइटली इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा लेकिन मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ए लेंडर उसको अप्रूव उस क्लाइंट को नहीं वो करेगा नहीं जिस। करेगा। जो आप ये बी लेंडर, ए लेंडर हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल भी बता दें। ए तो बैंक हो गए बड़े, टीडी हो गया, रॉयल बैंक हो गया, सीआईबीसी, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, ये सारे हो गए इन। जी, बी में बीच कौन? में आपको कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी ऐसे उसकी तरह, लेकिन उसकी बहुत सारी मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम बता सकती हूँ, जैसे लैंड वाइज है, हमारे हाँ, पास मैन्युलाइफ है, हमारे पास सिंपली भी है, हमारे पास बी टू बी एक बैंक है, बिजनेस टू बिजनेस उसका नाम है। तो इस तरह के बहुत सारे लैंडर्स हमारे पास मौजूद हैं जो बी लैंडर्स कहलाते हैं, विच आर वेरी वेरी ऑथेंटिक, जो आपको मॉर्गेज कम शराइत पे, यानी कि शराइत नरम होती हैं, अगर हम आसान लफ्जों में इसको समझना सही है। चाहें तो। तो क्या बेनिफिट होता है कि अगर ए से लेने का, अगर ए हमारा अप्रूव कर दे तो हम उससे लें और बी से नहीं लें, क्योंकि मॉर्गेज उनका वो इंटरेस्ट रेट वो कम होगा ए का, अगर जी, वो अप्रूव करते हैं। और वो कोई फीस भी चार्ज नहीं करता ना ए लेंडर मोस्टली। बी अच्छा लेंडर वो भी ज्यादातर 1% ऑफ योर लोन जो है ना उसका रेशियो फीस भी चार्ज करते हैं। लेट्स से कि आपने बी लेंडर से 5 लाख की मॉर्गेज लेनी है, तो वो 5000 आपको फीस भी चार्ज करेंगे।
आपको इंटरेस्ट रेट अगर बैंक 4 दे रहा है तो हो सकता है वो 4.5 दे दे और साथ आपको 1% फी भी चार्ज करेगा। ये फर्क है ए और बी में। ए इज ऑलवेज द बेस्ट, लेकिन अगर आप ए को क्वालिफाई नहीं करते तो बजाय इसके कि आप रेंट पे बैठे रहें पूरा 1 और साल, उससे बेटर है कि आप बी लेंडर ले लें। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह मॉर्गेज को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप अच्छा रियल्टर लेंगे, आपके जैसे कांटेक्ट करें तो आपको बड़ी उनकी हेल्प कर देती है। जो उनकी इनकम होगी उसी के मुताबिक ए लेंडर या बी लेंडर जहाँ से भी मॉर्गेज उनको अच्छा मिल रहा होगा। अच्छा, एक मॉर्गेज के अंदर कंडीशंस होती हैं जो लोग चेक नहीं करते। मतलब हम लमसम कितना पे कर सकते हैं इसको इसको उतारने के लिए मॉर्गेज को। बाद में होता है कि 10% ऑफ कर सकते हैं, बाद में 20। एक मॉर्गेज होता है कि आपके ऊपर होता है, आप लमसम चाहे देकर फौरन ही अपना सारा मॉर्गेज खत्म कर दें। ये आपने और सवाल पूछा है, ये सवाल शायद हमारे पास अगर 20 क्लाइंट आते हैं ना तो एक आधा ही पूछता है या वो भी नहीं पूछता। अच्छा। क्योंकि इस सवाल को पूछने के लिए आपको अल्बर्ट मेरा ख्याल है यहाँ पे रहते हुए 10, 12 साल, 15 साल हो जाने जरूरी होते हैं। इतने पैसे होने जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, बिल्कुल इतने पैसे वाला होना जरूरी है कि हम भी अपनी मॉर्गेज पे ऑफ करें। एनीवेज, इसका जवाब यह है कि हर बैंक की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टीडी की अपनी है, आरबीसी की अपनी है। टीडी कहेगा आप 10% ऑफ वट एवर योर लोन अमाउंट इज यू कैन पे एनुअली एक्स्ट्रा। ठीक है, उसमें यह है कि कोई लोग महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट लगा लेते हैं कि महीने के $200 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, या साल की एक एक्स्ट्रा पेमेंट लगा लेते हैं, लेकिन देर इज ऑलवेज अ कैप। बी लेंडर में वही कैप उससे बड़ा होता है और सी लेंडर में होता ही नहीं है। यानी प्राइवेट लैंडिंग में आपने भले आज मॉर्गेज लिया, आप अगले वीक में उसको पूरा पे ऑफ कर दें। दे हैव नो कैप एट ऑल। तो इट रियली डिपेंड कि आपने जहां से भी मॉर्गेज ली है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के कॉन्ट्रैक्ट में उस वक्त आपने क्या साइन किया है या उन्होंने आपको क्या ऑफर किया है। अच्छा, एज अ रियल्टर आप जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर जो घर ले रहा होता है, उनको आप इन्फॉर्म करती हैं मॉर्गेज की कंडीशंस जो होती हैं कि क्या-क्या कंडीशंस हैं इनके अंदर? बिल्कुल, मैं अपने हर क्लाइंट के साथ मॉर्गेज ब्रोकर्स के साथ जाके मिलती हूँ। अगर मेरा कोई क्लाइंट देख रहा है तो दे कैन 100% वेरीफाई कि मैं पर्सनली खुद जाती हूँ और हमेशा हर क्लाइंट की फाइल 3 या 4 मॉर्गेज ब्रोकर के साथ जरूर डिस्कस करती हूँ कि हु इज ऑफरिंग व्हाट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि कौन कम इंटरेस्ट रेट हमको चार्ज कर रहा है, किसकी फीस कितनी ज्यादा है, जो कौन कितना ज्यादा अप्रूवल करा के दे रहा है। इट ऑल डिपेंड्स। तो 3 या 4 में से जो भी बेस्ट वर्क कर रहा होता है, देन वी चूज हिम और हर। अच्छा, उसमें आपको ये भी ख्याल रखना होता है कि उनको पहले से बताना होता है कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ना चेक करवाएं, क्योंकि हर बार हार्ड चेक में 3-4 पॉइंट वो काट लेते हैं। मैं क्लाइंट को सबसे पहले एडवाइस, ये 4 नंबर है, इनको अपना डाटा प्रोवाइड करें, लेकिन किसी को क्रेडिट चेक की इजाजत आपने कंसेंट नहीं देना है। एंड विदाउट रिटन कंसेंट कोई भी बैंक, कोई भी लेंडर, कोई भी पर्सन आपका क्रेडिट हिट नहीं कर सकता। सही है। ये बताना होता है, लोगों को नहीं मालूम होता। ऐसे 5 सफे लिख के दे के भेजती हूँ हमेशा अपने क्लाइंट को कि ये आपने करना है। बस ही बताना होता है वो वर्बली। नहीं, वो लिखता है ना, तो आरिफ भाई बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट भूल जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एब्सॉर्ब। तो वो क्लाइंट बेचारे को याद नहीं रहता है, तो उसको हमेशा लिख के दे के भेजा हुआ था कि मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाना है, ये वाला पेज याद रखना है। कुछ भी लिख के नहीं दे के आना, उसको साइन नहीं करके आना। क्रेडिट हिट होता है कि क्लाइंट का जितनी उसका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा। वो मैं कह रहा हूँ हर हार्ड चेक में 4 पॉइंट काट लेते हैं, तो सॉफ्ट अगर कोई कर रहा है तो वो सही है, उसमें पॉइंट नहीं कटता। लेकिन हार्ड चेक होगा या सॉफ्ट चेक होगा, मॉर्गेज के लिए हमेशा हार्ड हिट होता है। देयर इज नो ऑप्शन और नथिंग लाइक दैट ऑफ सॉफ्ट चेक इन मॉर्गेज। अच्छा, मॉर्गेज तो चले घर के लिए तो सही है, इतनी महंगी है। आप ये $30 का $30 का कनेक्शन का वो कोडो या टेलेक्स या इनका लेते हैं टेलीफोन, हार्ड हिट कर रहे होते हैं। हालांकि सॉफ्ट चेक बट स्टिल नहीं, हार्ड चेक करते हैं। मैंने अभी पूछा,
बोला हार्ट चेक करेंगे। मैंने कहा ये $30 के फ़ोन के लिए तुम हार्ट चेक करोगे मेरा? ऐसे ही है। तो ये हमेशा ये नए आने के वाले के लिए कि 2 टाइप के चेक होते हैं। एक सॉफ्ट होता है जिसमें कोई वो डिडक्शन नहीं होती क्रेडिट बिल्कुल हिस्ट्री में। ऐसे ही। एक हार्ड होता है उसमें हर बार चेक करके 4 पॉइंट उसके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। जितनी तो दफा आप क्रेडिट हिट होएगा उतनी दफा आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता जाएगा। ठीक है। और ये इसके साथ सिम कार्ड नंबर पहले तो कंपल्सरी किया हुआ था बैंकों ने और मॉर्गेज ने और सबने कि आपने लाज़मी मेंशन करना है। जी। मुझे याद पड़ता है कि 2006 या 7 में गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि ये हमारे मैनेजमेंट के लिए होता है बैंक या किसी का, इसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके लिए लाज़मी नहीं है ये आपका सिम नंबर, ऑप्शनल होता है। बिल्कुल भी तो अगर आप उसे मर्ज़ी है आप नहीं दें, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अपना सिम कार्ड नंबर मत दें किसी को। मैं लानिया कह रही हूँ, अगर मैं या कोई भी और रियल्टर आपसे आपका सिन नंबर मांगे तो आपने कभी नहीं देना। सही है। यही बातें बताने वाली हैं नए आने वालों को कि सिम कार्ड नंबर नहीं देना, बैंक अकाउंट भी खोलने जाएँ तो ऑप्शनल लिखा होगा। तो जी। आपकी आप मत दें ये सिम नंबर सिर्फ़ गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के यूज़ के लिए बनाया गया है। हाँ, ये अगर मॉर्गेज ब्रोकर और रियल्टर के लिए नहीं है। हैं? देयर इज अनदर थिंग, अगर आप मेरे पास टैक्स के लिए आते हैं और मैं आपसे कहूँ मुझे आपका सिन नंबर चाहिए तो मुझे चाहिए। नहीं, वो That's तो it. है ही इसीलिए ना, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के लिए बनाया गया है ये सिम कार्ड, इनकम सोशल टैक्स इंश्योरेंस बिना नंबर, सिम के गवर्नमेंट से नहीं अफोर्ड हैं? क्या इनकम चीज़? टैक्स या आपका टैक्स जो है ना, टैक्स सबमिशन वो सिन कार्ड के बगैर नहीं हो सकता। वो तो गवर्नमेंट का है ना, तो है ही वो बना ही गवर्नमेंट के लिए, ये नंबर गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाए। ये जो प्राइवेट आप किसी से लोन ले रहे हैं या लेंडर से या उससे या बैंक में अकाउंट, ये गवर्नमेंट का नहीं करते हैं, हाँ ये लेंडर गवर्नमेंट का है, तो जी वहाँ ये ऑप्शनल होता है आपके लिए। यहाँ पर अच्छा देखिए एक गवर्नमेंट आप का लेंडर है, एटीबी गवर्नमेंट का लेंडर है, ठीक है? एटीबी ट्रेजरी सही है, है आपके पास। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को अपना सिन प्रोवाइड करें मॉर्गेज की रीज़न से। वो अगर आप ऑप्शनल एटीबी है, के वो मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाते हैं, तो आपको अपना सिन नंबर नहीं देना उसको। सही है। अच्छा एक जो अहम क्वेश्चन है वो पूछना है कि घर खरीदने में रियल्टर का वो आपने बता दिया किस तरह से हेल्प करता है, मॉर्गेज लेने में भी, घर में भी। अच्छा रियल्टर जो कीमत और कंडीशंस होती हैं उसमें बातचीत में हेल्प कर सकता है या बेहतर डील दिलवा सकता है? तो क्या रोल क्या होता है रियल्टर का आपका घर लेने के लिए? इस तरह की चीज़ों में? जी, रियल्टर कानूनी तौर पर पाबंद होता है कि अपने क्लाइंट्स के सारे राइट्स को डिफेंड करे। सही है, अगर आप बिना रियल्टर के जाते हैं, आप घर खरीदने जाते हैं, ठीक है? आपको पता ही नहीं कि घर की प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करानी है। अगर आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन मिस कर गए, तो सोचिए कि आपने क्या-क्या मिस किया। हो सकता है घर के सही है। अंदर के जुआ हो सकता है घर की छत, बाथरूम की एक टॉयलेट लीक कर रही हो, तो आपको वो तो 20,000 का इंस्पेक्शन में खर्चा पड़ आएगा जाए। ना, वो तो इंस्पेक्शन होगी बाद में। फाइनेंस कंडीशन पे आ जाते हैं कि रियल्टर जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है, वो आपकी फाइनेंस कंडीशन में होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन की कंडीशन में होता है और उससे भी ज़्यादा आरपीआर पढ़नी बहुत लोगों को नहीं आती, प्रॉपर्टी की जो ड्राइंग होती है, ठीक है? ठीक है, लेट्स से किसी ने वो प्रॉपर्टी खरीद ली बिना रियल्टर के जिसमें गैराज नहीं बना हुआ था, पहले। सही है, आज उसने उस घरवाले ने साल पहले प्रॉपर्टी को बेचने से 1 साल पहले गैराज बना दिया, ठीक है? तो उसकी आरपीआर तो चेंज हो गई। अब गैराज उसने बनाया, जब डिटैच गैराज बनाया तो गली का पीछे वाली एली का भी 1 फुट उसमें उसने इंक्लूड कर दिया, ठीक है? ठीक है, आपने घर खरीद लिया, आपको तो आरपीआर का पता ही नहीं कि अपडेटेड है, ना आपने टाइटल इंश्योरेंस ली। अगर रियल्टर इन्वॉल्व होगा, उसने आरपीआर देखा कि गैराज पहले नहीं था, आज है, तो वो या तो टाइटल इंश्योरेंस की बात करेगा या अपडेटेड आरपीआर की बात करेगा या आपका कम से कम 5-10 हज़ार लॉयर के पास होल्ड पे रखवाएगा जब तक सेलर आपका वो आरपीआर अपडेटेड आपको नहीं दे देता। सही है, अब क्या है, आपने ले लिया, रियल्टर तो इन्वॉल्व नहीं था उससे परचेज के अंदर। सिटी ने देखा, उन्होंने कहा कि आप इस गैराज को टियर डाउन करें, तो टियर डाउन करने का सारा खर्चा बायर के ऊपर जा पड़ता है, सेलर की लाइबिलिटी खत्म हो गई। ये बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पर, लेकिन सेलर की लाइबिलिटी खत्म हो गई और बायर के ऊपर वो वाली लाइबिलिटी आन पड़ी। या उसने बेसमेंट डेवलप कर ली घर में जहां पर बेसमेंट बनाना अलाउड ही नहीं था। अब सिटी सही की है, इंस्पेक्शन हुई, उन्होंने कहा कि आप इस बेसमेंट को गिराएं, तो गिराने का भी एक यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, हर चीज को दरख्त सही है, काटने का ही खर्चा है, तो वो सारा बायर के ऊपर आ पड़ता है। तो रियल्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके राइट्स को, आपकी चीजों को प्रोटेक्ट ही करती है। सो आई से डोंट बी पेनी स्मार्ट एंड डोंट लूज योर पाउंड्स।
तो ये है कि रियल्टर का कुछ ना कुछ कमीशन तो होता ही है, बट रियल्टर सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ नहीं, बहुत ये जो सारी आप घर के स्पेक्स वगैरह बता रही हैं, ये असल में इंस्पेक्टर का काम होता है। जी अगर आप अपने घर लेंगे, नए घर को भी इंस्पेक्टर चेक करता है कि ये ड्राइंग और एवरीथिंग ओके है या नहीं है। इंस्पेक्टर का काम ड्राइंग चेक करना नहीं है, आरपीआर इंस्पेक्टर के डोमेन में नहीं है, आरपीआर चेक करना रियल्टर का काम है। अच्छा, जी मैंने एक बार जो घर लिया था बहुत पहले, तो वो इंस्पेक्टर ने एक-एक चीज़ चेक करके मुझे बताई थी, और हर चीज़। प्रॉपर्टी की एक एक चीज चेक करेगा, फ्रिज काम कर रहा है, फलाना स्विच काम कर नहीं, रहा है। फ्रिज नहीं, पूरा उसने प्लान चेक किया और उसकी मेजरमेंट की, कोई रशियन था, पता अच्छा नहीं है या नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो उसने पूरा कंप्लीट चेक किया था और उसमें मेरे ख़्याल से कोई बहुत ज़्यादा उसने वो निकाली थी घर के अंदर, और उसी पे हमने रिजेक्ट कर दिया था। जी इतना अब वो प्रॉपर्टी बोला, अच्छा मैं तुम्हें 5 इतने दूँगा, तुम रिपेयर करा लो। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरा तो ये सुन के ही मेरा सारा खराब हो गया ये जिस तरह के इसमें फ़ॉल्ट है। रियल्टर समझ लें कि आपकी एनक्रोचमेंट से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई लीन डली हुई है जो आप खरीद रहे हैं उस तरह से, या टाइटल के ऊपर कुछ और रजिस्टर्ड है, उन सारी चीजों से आपको बचा लेता है, इन ठीक अदर है, वर्ड्स। ठीक है, कोई आइडियल रियल्टर हो। हाँ अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा मसला है हमारे प्रोफेशनल लोगों का कि अगर 10 बंदे एक प्रोफेशन में हैं तो 2 या 3 पूरे ईमानदारी से अपना नॉलेज स्किल हर चीज को अपडेटेड और अपग्रेडेड रखे हुए होंगे और पूरा उससे काम भी करते हैं ध्यानदारी से, बाकी 6-7 बस काम ही चला रहे होते हैं। सही है। अच्छा, अल्बर्टा में घर लेने के लिए क्या-क्या पेपर वर्क होता है? फर्स्ट टाइम के लिए ये पेपर वर्क क्या हार्ड होता है, वो खुद से कर सकता है या नहीं? डॉक्यूमेंट किस तरह से मदद करती हैं? ऑफर देनी है, कंडीशन डालनी है, रियल्टर कौन से कागज़ात समझे बगैर साइन नहीं करने, तो रियल्टर ये सब चीज़ों पे हेल्प करता है। अगर तो तो आपने आपने कर शेल्टर हायर कर लिया अल्बर्टा में तो आपने किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। अगर कुछ और भी रियल्टर खराब वो निकलता है तो वो लॉयर, रियल्टर बैंक की के साथ और जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सबके साथ काम करता है। तो आप ब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर रियल्टर आपने अच्छा लेना है। जी तो बिल्कुल अच्छा, के एक आपसे पूछना है, लिए अगर मैंने घर ले रहा हूँ, लेकिन बाद में कोई ऐसा ऑप्शन है कि अगर बाद में मैं इसे कैंसल करना चाहूँ तो इसमें से वो बाहर निकल जाऊँ, जी इस वो डील डिपेंड में से? करता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो आपने किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन किया था। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने महीने का टाइम पीरियड डाला था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में से निकलना चाहूँ तो महीने का टाइम है मेरे पास, मैं निकल सकता हूँ, तो आप निकल सकते हैं। अगर दैट रियली डिपेंड्स, अगर आपने 10 एक दिन वो से तो मॉर्गेज अप्रूवल का होता है कि अगर अप्रूव हुई तो मैं लूँगा, तो वो इसमें भी एक हम ऑप्शन 2 होता है। कंडीशन तो ज़रूर रखते हैं कि सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल अप्रूवल, कि मॉर्गेज अप्रूवल और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, ये 2 चीज़ें पास ज़रूर होनी चाहिए। या कोई और ठीक, भी चीज़ जैसे कंडीशन के तौर पर मैं रख दूँ कि भई ये वाला जो शेड है यहाँ पर लगा हुआ है इसको गिराया हुआ हो। आई डोंट लाइक इट इन द बैकयार्ड। आप इसको अपने साथ डिसअसेंबल करें और ले जाएँ। ले जाएँ, ये सही मैंने है। अगर कंडीशन में डाल दिया है। अगर तीनों कंडीशन मैंने जो डाली हैं या 2 डाली हैं, इनमें से कोई भी फुलफिल नहीं होती, उतने टाइम पीरियड के अंदर जो हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया। क्योंकि कंडीशन जब भी हम डालते हैं, तो कंडीशन इज़ ऑलवेज़ बाउंड विद द टाइम, कि सही मैंने है, फाइनेंस के लिए उससे 30 डेज़ का टाइम लिया। अब 30 डेज़ गुज़र गए, या तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद वाइड हो गया, क्योंकि अगर फाइनेंसिंग अप्रूव नहीं हुई, क्लाइंट की मॉर्गेज अप्रूव ही नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्लाइंट का कोई नुकसान नहीं हुआ, जो डिपॉजिट उसने दिया वो वापस मिल गया, ठीक है। सही है, और प्रॉपर्टी लेट्स से मॉर्गेज अप्रूव हो गई, प्रॉपर्टी की फाइनेंस की कंडीशन रिमूव कर दी हमने, वेव कर दी। अब प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन हुई तो पता चला कि प्रॉपर्टी की रूफ में लीकेज है, जो हेल डैमेज हुआ वो उसने अपने सेलर ने रिपेयर नहीं कराया टाइम पे, जिसकी वजह से उसकी रूफ पे लीकेज मौजूद है। लीकेज वो सही है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के पास होती है लेजर गन एक्सक्यूज मी, तो वो अपनी लेजर गन से जो पिछला प्रीवियस लीकेज होता है वो भी फाइंड कर लेते हैं। दे आर एबल टू सही है, डिटरमिन दैट टू, कि अगर महीना पहले भी हुआ था, ऐसे सामने से दिख भी नहीं रहा रूफ में से, लेकिन वो अपनी लेजर गन से उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सही अब है, दोबारा बॉल आ गई बायर के उसमें कोर्ट में कि उसको अब ये प्रॉपर्टी पसंद है या नहीं पसंद है। अगर नहीं पसंद तो छोड़ सकता है, अगर पसंद है तो वो उसको कहेगा या तो मुझे इसके लीकेज को रिपेयर करा के उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट विद वारंटी प्रोवाइड करो फ्रॉम द सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर, और अगर नहीं कर सकते तो आप उसमें 10,000 छोड़ दें, 5,000 छोड़ दें, वो फिर प्राइस में हम लोग एडजस्टमेंट ले लेते हैं।
ताकि अच्छा, बायर उसको खुद करवा सके। ये जो आप होम इंस्पेक्शन की कंडीशन डालती हैं, इसमें कितना अमाउंट रखती हैं? यानी इसके इससे ज़्यादा अगर रिपेयर वर्क होगा तो फिर आप उसमें से निकल सकते हैं कि नहीं, हम रिजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, इसमें कि हम हर इससे चीज ज़्यादा का वर्क हुआ तो। आप होम इंस्पेक्शन जो होता है ना, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, उसके लिए पे बायर को करना होता है। द फीस इज बिटवीन 300 to 500 डिपेंडिंग अपॉन हु इज द हाँ, हाँ। इंस्पेक्टर। सही है, इतनी होती है। जी। अब अगर डिपेंड करता है कि कितने पैसे हम छुड़वा सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टर ने क्या क्या प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो खराबियां ढूंढी हैं। टॉयलेट लीक कर रहा है, तो मैं पूछूंगी प्लम्बर को फोन करके कि ये टॉयलेट की पिक्चर है, ये आके लीकेज है, इसके कितने पैसे लग सकते हैं रिपेयर के, एस्टिमेटेड। बहुत डैमेज हो तो आई कॉल द कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज ऑन द स्पॉट। क्या सही है। आए आप देखें कि ये रूफ इतने स्क्वायर फीट, या मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स को पता होता है कि रूफ अगर डैमेज है और घर जो है वो 2000 स्क्वायर फीट का है, तो उसकी रूफ कितने की बनेगी, उसकी साइडिंग कितने की रिपेयर होगी, उसके गटर्स जो है वो एल्यूमिनियम के गटर्स वगैरह वो कितने के लगेंगे, कितने स्क्वायर फीट लग जाएंगे। तो वो एक सही है। एस्टिमेटेड प्राइस दे देता है। अब अगर लेट से उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि सारे काम का 15,000 लगेगा, ठीक है, तो सही। 15,000 प्लस उस घर का चूल्हा भी नहीं चल रहा, एक बर्नर नहीं चल रहा, तो हम उसको लिखेंगे कि या तो बर्नर रिपेयर करा दो या उसके लिए 300 दे दो या पूरा चूल्हा रिपेयर करा दो। इट गोज इन द नेगोशिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर बोथ, बट हु इज द नेगोशिएशन पर्सन? दोनों रियल्टर, बायर का और सेलर का। सही है। क्योंकि मेरे क्लाइंट को चाहिए पैसे, वो कहेगा कि मैं इनकी रिपेयर, इनका कॉन्ट्रैक्टर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, जब वो रिपेयर कराएंगे तो मैं खुद कराना चाहता हूँ। अभी हमने एक घर में लिया, हमने घर डन किया था 825 में, सही है। तो हमने उनसे 12,000 लिया रूफ और साइडिंग की उसके लिए, रिपेयर के कराने लिए। का रिपेयर जी। इतने की होती है। अभी जो रूफ जो घर की चेंज हुई है, इसमें कोई 14,500 आया सिर्फ घर की रूफ बदलने। जी ऐसे ही है। तो यह है कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के बाद हम कितने पैसे रिड्यूस कराते हैं, दैट रियली डिपेंड्स के प्रॉपर्टी में क्या क्या फ्लॉज निकले हैं, उनकी मेंटेनेंस या उनकी रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है। तो वो पूरी कॉस्ट, हम एक बल्ब भी प्रॉपर्टी में अगर काम नहीं कर रहा तो हम उसके भी $10 या $15 ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आदमी घर ले लिया, इंस्पेक्शन भी हो गई, कोई इंस्पेक्टर भी ऐसे ही था माटा सा, तो वो घर में उसने सारी चीजें चेक नहीं की, अब घर खरीदने के बाद उसमें निकल रही है चीजें, तो उसमें आप किसी तरह से बायर को डिपेंड कर सकती हैं कि जी, वो इंस्पेक्शन ने दे दिया पे आ है। गया कि अगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्शन की, ठीक हाँ। है, उसके 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद घर की मिल गई और घर का चूल्हा काम नहीं कर रहा, सही है। इसके लिए हम बायर को यूं प्रोटेक्ट करते हैं कि हम लोग मूव इन से 24 आवर्स पहले एक वॉक थ्रू रखते हैं डिटेल। ठीक है। उसमें लेट्स से मुझे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर ने लिख के दिया था कि सीढ़ियों का बल्ब नहीं काम कर रहा, चूल्हे का ये बर्नर काम नहीं कर रहा, बाथरूम का एक एग्जॉस्ट फैन काम नहीं कर रहा, और एक डोर जो है वो सही तरीके से पूरा बंद नहीं हो रहा, उसमें से हवा गुजर रही है या उसका हैंडल खराब है। अब क्या होता है, जब भी प्री पोजेशन चाबी लेने से 1 या 2 दिन पहले वॉक थ्रू होती है, आई ऑलवेज प्रिंट द लिस्ट, और उस लिस्ट को हम प्रिंट करके साथ लेके जाते हैं, फिर 1 बाय 1 हर चीज से गो थ्रू होते हैं कि ये चूल्हा खराब था, चल नहीं रहा था, आज चल रहा है या नहीं चल रहा, ये सही है। चीज यूं थी। और सारे के सारे हम लोग डिश वॉशर दोबारा चला के देखते हैं, वॉशर, ड्रायर, चूल्हा, फ्रिज, हर चीज की हम लोग वॉक थ्रू दोबारा करते हैं, और जो लिस्ट होती है उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये चीजें रिप्लेस हो गई हैं या रिपेयर हो गई हैं। वैसे तो वो लोग रिसीट्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं, वी डोंट डू द ओरल थिंग्स, बहुत सारी हम जुबानी कलामी नहीं करते, हम उसको सही है। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लिखते हैं। अमेंडमेंट का एक वो फॉर्म साइन होता है सेलर से और बायर से कि भाई आप ये चीज रिप्लेस कराएंगे और उसकी रिसीट लॉयर को प्रोवाइड करेंगे। तो साथ ठीक। साथ रियल्टर जो है वो लॉयर के साथ भी इन्वॉल्व रहता है कि ये रिसीट आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है, दिस इज डन, एंड बिफोर गेटिंग द कीज हम उसको दोबारा जाके पूरे को चेक करते हैं एक दफा कि इंस्पेक्शन हो भी चुकी थी, सब कुछ हो भी चुका था, लेकिन फिर भी हम चाबी लेने से 24 घंटे पहले जाके घर की हर चीज की इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा, यानी उसमें भी आप उसको अगर कुछ सेलर निकल को आए, ना। जी, तो मैंने क्या करना है, मैंने लॉयर को फोन करना है कि ये चीज खराब निकली है, इसके पैसे होल्ड करके रख लेना।
ठीक तो है। जो मॉर्गेज अमाउंट उसके पास आई है वो उसमें से उतने पैसे होल्ड करके बाकी आगे ट्रांसफर कर देगा और उसकी फिर दोबारा वही नेगोशिएशन चलती है कि भाई या तो इसको सही करा दें दोबारा अगर 500 वापस चाहिए, वरना फिर ये बायर के पास छोड़ दें, वो खुद करा लेगा। ठीक है। चलें, अच्छी खासी आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, ये लोगों को, नए वालों को बताना है कि जो बायर होता है उसे रियल्टर की फीस नहीं देनी पड़ती, जो सेलर होता है उसे रियल्टर की फीस देनी होती है। उसको अच्छा, दोनों इसमें रियल्टर की फीस देनी होती है, अपने रियल्टर की भी देनी होती है उसको, जो सेलिंग एजेंट है, और जो बाइंग एजेंट होता है उसकी फीस भी सेलर को देनी होती है। सेलर को दो है ना, रियल्टर को देनी होती है जी, फीस। ऐसे अच्छा, ही। तो घर की जो प्राइस के अलावा और क्या खर्चे होते हैं? और एक क्लोजिंग कॉस्ट क्या होती है और इसके लिए कितने वो मनी रखनी चाहिए अलग से? ये ये नहीं कि आपने 8 बुक ले लिया, उसके अलावा और क्या-क्या खर्चे आते हैं इसके अंदर? बहुत सारे और खर्चे एक होते हैं। लोग यूजुअली समझते हैं कि मॉर्गेज बस अप्रूव हो गई तो दैट इज इट। सबसे पहला खर्चा तो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट जो होती है ना, आप उसको समझ लीजिए कि ये 2 to 5% ऑफ योर लोन अमाउंट होती है। सही लोन है, अमाउंट, लोन से मुराद है कि आपने $1 लाख डाउन में दिया, 4 लाख का आपका लोन है, तो टोटल 5 लाख का आपने घर खरीदा, तो क्लोजिंग कॉस्ट कितनी होगी? क्लोजिंग कॉस्ट होगी 2 to 5% ऑफ $400,000। जो ठीक चार है। लाख है उसका 2 to 5%। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होती है लैंड टाइटल की फीस, वो प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करती है कि ओंटेरियो में क्या चार्ज हो रहा है, जिसको हम पाकिस्तान में इंतकाल कहते हैं कि जमीन के इंतकाल हो ऊपर, गया। जी, एक बंदे के नाम से उठा के वो दूसरे बंदे के नाम पर उसका ट्रांसफर हो गया। वो तो लॉयर की फीस होगी ना, वो तो इंतकाल जो भी होगी। नहीं, ना ना ना, लॉयर की फीस अलग होती है। लॉयर की फीस के ब्रेकडाउन में एक टाइटल की फीस होती है, बाकी लॉयर की अपनी कॉस्ट होती है, क्योंकि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दो पार्टियों के साथ वो कैलकुलेशंस बना रहा है, वो एडजस्टमेंट्स बना रहा है, तो लॉयर अपनी सर्विस के लिए अलग से चार्ज करेगा, विच कुड बी 1000, 2000, 2500। तो इट वेरीज बिटवीन 1000 टू 2500 जो लॉयर पर्सनल अपना चार्ज करता है, अबव द टाइटल फीस, और जो भी रजिस्ट्रेशन, मॉर्गेज को रजिस्ट्रेशन करने की जो फीस है वो भी। और फिर अगर मॉर्गेज ब्रोकर को, या आपका जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट है उसको, आपको मॉर्गेज अप्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी को अप्रेज करने की जरूरत है, सही है, तो अप्रेजल की फीस भी आपने देनी है, बायर ने देनी है। बायने देनी है, सही है। अप्रेजल होता है कि बैंक का बंदा जाके देखता है कि अगर ये 6 लाख का लोन मांग रहा है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो प्रॉपर्टी में इतनी वैल्यू है या नहीं है। तो ठीक वो है, जाके देखते हैं कि प्रॉपर्टी में अपग्रेड्स कितनी है, प्रॉपर्टी कैसी कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। तो वो अप्रेजल फीस भी देनी होती है। अब आप समझ ले, लैंड टाइटल फीस, लॉयर की सर्विस फीस, अप्रेजल फीस, प्रॉपर्टी टैक्स पर मंथ, कि अगर आपकी मॉर्गेज 2200 है तो हो सकता है उसके साथ आपका 200, 250, 300 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स भी हो, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। वो तो उसके बाद होगा लाजमी, प्रॉपर्टी टैक्स के बगैर तो काम ही नहीं है ना यहाँ पर। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, क्योंकि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बगैर भी क्लोजिंग नहीं होती। अच्छा, जब वो भी पहले लेनी होती है। मॉर्गेज पहले लेनी होती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। आपने जैसे ही घर की डील फर्म हुई, आपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करनी है, उनको अपने खरीदे हुए घर की डिटेल्स देनी है कि 2000 स्क्वायर फीट का घर है, इस कम्युनिटी के अंदर घर है, उसकी रूफ ऐसी है, उसकी साइडिंग में स्टक्को है या वाइनल है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज पैरामीटर्स, आपको कोई ना कोई वैलिड इंश्योरेंस क्लोजिंग से पहले चाहिए ही चाहिए, वरना लॉयर क्लोज नहीं वो नहीं करेगा। कर सकता, इंश्योरेंस जी पहले लेनी होती है। जी, तो ये भी क्लोजिंग कॉस्ट हुई ना, तो आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बाई करनी है। फिर कोई कॉन्डो फीस है तो वो भी साथ इन्वॉल्व हो जाती है प्रॉपर्टी टैक्सेस के साथ साथ। कभी कभार यूं होता है कि बायर को टाइटल इंश्योरेंस बाई करनी पड़ती है, कि टाइटल के ऊपर पीछे कोई लीन थी या टाइटल अपडेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा टाइटल ऑफिस कपल ऑफ वीक्स बिहाइंड ही होता है। कि सही है, किसी ने लेट से बेसमेंट बनवाई अपने घर की, उसने बिल्डर को पे नहीं किया, बिल्डर ने जाकर टाइटल पे लीन डाल दी, लेकिन लीन अब से 6 महीने के बाद दिखेगी, टाइटल तो सही हम है, आज पुल कर रहे हैं। तो बहुत दफा लॉयर या हम लोग भी रेकमेंड करते हैं बायर को कि आप टाइटल इंश्योरेंस ले लें, तो वो भी सही। क्लोजिंग कॉस्ट में आ जाता है। फिर यूटिलिटीज आपको अपने नाम पे शिफ्ट करनी होती हैं, और कुछ मूविंग कॉस्ट होती है, तो टोटल मिला जुला के ये सारा खर्चा 2 to 5% ऑफ योर लोन अमाउंट होता है। ठीक है। इसमें आपको मैंने 6-7 चीजें बताई हैं। अच्छा, एक नए बायर के लिए जो कंडी हम लोग को कुछ एडवाइस में आप एरिया का एडवाइस करते हैं, क्योंकि बात कैलगरी के एरिया, सिटी स्प्रिंग और ये नई जो हाउसिंग बन रही है ना, लेडीज के लिए स्पेसिफिक, वो कड़े लोग घूर रहे हैं, वो इंडिया से आए, आप उसको पता है कहाँ के लोग हैं,
तो वहाँ पर वो इलाके बड़े वो नहीं है, क्या कहते हैं, और लोग बड़े रुष्ट किस्म के आ गए हैं। और बाद एरिया ऐसे हैं जहाँ इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस ही नहीं दे रहे, क्योंकि हेल्थ आती रही है, हर साल ही उनका क्लेम आता है। तो वो बहुत हाई इंश्योरेंस वाले होंगे। तो उसके बारे में आप एडवाइस करती हैं, या जहाँ अच्छा घर मिल रहा है तो आपने कहा चलो भाई ले लो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने? नहीं नहीं, आई ऑलवेज एडवाइस देम ऑनेस्टली, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ का रीजन है ना, कैलगरी का नॉर्थ ईस्ट हो गया, अब तो नॉर्थ वेस्ट भी उसमें शामिल है। नॉर्थ सही है। वेस्ट में बहुत मार पड़ी है। अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है नॉर्थ वेस्ट जो है ना। जी, लेकिन इस दफा पड़ गया ना हेल, उनका भी वैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हाँ, हाई। एक बार हेल का आया था यहाँ पे। जी, तो नॉर्थ का पूरा इलाका जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हाई है। आई सही। ऑलवेज टेल माई क्लाइंट, अभी एक क्लाइंट को मैं बहुत रेकमेंड करी थी कि आप सीटन वाली साइड पे या साउथ में कहीं पर घर ले लें, हाँ, नॉर्थ में मत लें। आपको इंश्योरेंस में आप समझिए कि 200-250 ज्यादा देना पड़ेगा। बट इट रियली डिपेंड्स कि लोगों को कम्युनिटी लव होती है, लोगों की फैमिलीज रहती हैं। अब अगर किसी के 2 भाई नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उसकी उसकी माँ बाप भी उधर ही रहते हैं, या चाचा मामा रहते हैं, तो हमारे इंडियन स्पेशली लोगों के और पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में ही घर लेना है, भले से 200 ज्यादा पे करेगा। सही तो है। आई वुड चलें से कि चलो इट फिर रियली उनका डिपेंड्स कि आपको पसंद क्या है और फिर आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो बड़ी अच्छी आपसे डिस्कशन हुई है, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक अच्छा, एक तो नए इमिग्रेंट के लिए आखिरी जो उनको एडवाइस है, घर के लिए सबसे अहम आपका क्या है एडवाइस? जो नया इमिग्रेंट है, घर खरीदते वक़्त किस चीज़ में गलती नहीं करनी चाहिए? कौन-सी ऐसी गलती है जिससे हर बायर को बचना चाहिए? और फर्स्ट टाइम बायर के एतमाद के लिए एक बेहतरीन टिप्स क्या है? अगर इस वक़्त कर दें तो ताकि हम इसको क्लोजिंग की साइड पे बढ़ाएँ। यू। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए सबसे बड़ी टिप ये है कि आप जितना टैक्स बचा सकते हैं फर्स्ट टाइम होम बाइंग में, उतना जरूर बचाइए। आप आके, जैसे आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल, आई एम अ टैक्स पर्सन एज वेल, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट हैं जो आपको 30% का रफली ऑन एवरेज टैक्स ब्रैकेट दे सकते हैं। कि अगर आपने डाउन पेमेंट में 30,000 दिया है, तो 30,000 में से $9,000 आपको टैक्स में से वापस आ जाएगा, इफ यू आर बीइंग अ लिटिल बिट स्मार्ट। थोड़े से ठीक, अकाउंट्स हैं जिनको आप, जिनके व्हीकल्स को यूज करें, एफएचएस से है, हमारे पास आरआरएसपी है, इन सबको यूज करें आप। 30% का कम से कम आप टैक्स ब्रैकेट उसमें से टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं अपने होम बाइंग पे। फिर अगर आपको सेविंग करनी है, आई वुड से आपने $10,000 सेव किए हैं, तो उसको चेकिंग अकाउंट में मत रखें, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में रखें। आप एफएचएस से उसके लिए खोल लें। एफएचएस से बहुत ही अच्छा हमारे पास टूल है कि आप अपनी 10,000 की सेविंग 6% पे 8% के रिटर्न पे रखिए, और हलाल पोर्टफोलियो अवेलेबल हैं। अगर हमारे सही बहुत है। सारे लोग ये समझते हैं कि आपको बैंक अगर कोई हलाल पोर्टफोलियो ऑफर नहीं कर रहा, तो देन कॉन्टेक्ट मी। 100% इंटरेस्ट फ्री पोर्टफोलियो हमारे पास मौजूद है। आप अपने पैसे स्टेगनेंट मत रखें, उनको हमेशा ग्रोथ में रखिए। पैसे जितने सेव कर सकते हैं अपनी बजटिंग कीजिए, अपनी वांट्स और अपनी नीड्स को सेपरेट करें। फोकस ऑन योर नीड्स, रिड्यूस योर वांट्स, ताकि आप अपना घर जितना जल्दी खरीद सकते हैं खरीद सकें। अब गलतियां क्या क्या होती हैं? एक चीज़ है, अभी आपने जो बात की है, वरना वो ज़हन से निकल जाएगी। अभी मेरा ख्याल से 2021 से फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऑफर दी है कि फर्स्ट टाइम होम हायर का कोई अकाउंट बनाया है, एफए, उसमें 10,000 तक डाल सकते हैं, जिस पे कोई टैक्स नहीं होगा। वो उनके टैक्स में से भी वो मनी, जो वो अमाउंट है, माइनस हो जाएगा। तो वो अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये टैक्स फ्री अकाउंट होता है। तो इसको डिफरेंट, मैं इन्वेस्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एफएचएस है, फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट, हाँ, उसकी उसकी जो मैक्सिमम 1 साल की कंट्रीब्यूशन है वो 8,000 है। आप एक 8,000 है? साल, जी 10 नहीं है, 8,000 है, ठीक है। आप $8,000 1 साल का डाल सकते हैं, लेकिन आप अपना रूम सेव कर सकते हैं। लेट्स से अगर किसी को नेक्स्ट ईयर घर खरीदना है, लेकिन अभी अपना एफएचएस से इस साल में खोल सकते हैं। अगर पैसे नहीं भी हैं तो जरूर खोल लें, उसमें $100 डाल दें, 200 डाल दें, लेकिन खोल के क्या होगा कि उनका रूम सेव हो जाएगा इस ईयर के लिए। तो सही नेक्स्ट है। ईयर क्या होगा कि 2027 का भी 8 डाल सकते हैं, जब उनके पास सेविंग भी हो गई तो 2026 का भी 8 डाल सकते हैं। कि 8,000 पे अगर उनको 30% के हिसाब से 2,400 का टैक्स बच रहा था, तो 1 साल पहले अकाउंट खोलने से उनको 4,800 की बचत आ जाएगी। तो $4,800 बहुत पैसे होते हैं अगर कोई बंदा
सिर्फ एक अकाउंट ही तो खोलना है, उसकी कोई चार्जेस भी नहीं होते, बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, हम खुद भी खोल सकते हैं, आई एम लाइसेंस टू डू दैट। तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं खोल दूंगी। तो ये है वो अकाउंट। और दूसरा व्हीकल, आपको एफएचएसए में जो भी पैसे आपने रखे हैं आपको कभी भी गवर्नमेंट को वापस नहीं करने। एफएचएसए का रूम फिल हो जाता है तो आप उसके बाद आरआरएसपी में अपने पैसे रखें, वहां पर इन्वेस्ट करें, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, वहां पर भी फर्स्ट टाइम होम बायर को सेम टैक्स डिडक्शन मिलती है। तो आई वुड से कि सेव स्मार्टली और इन्वेस्ट स्मार्टली, और आपको जो है ना वो टैक्स का जरूर पता होना चाहिए कि टैक्स सेविंग टूल्स और व्हीकल्स कौन कौन से हैं, आप उसको कैसे प्रिसाइजली एक्यूरेटली और मैक्सिमाइज आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, आरआरएसपी का ये होता है कि फर्स्ट टाइम होम बायर उसमें से मनी निकाल सकते हैं, जी, वरना नॉर्मल हालात में हम नहीं निकाल सकते, वो रिटायरमेंट के बाद ही लोगों को निकालनी होती है। नॉर्मली लेकिन भी फिर निकाल डिपॉजिट करानी होती है दोबारा, लेकिन उस पे कोई टैक्स नहीं होता, वो घर बाय के लिए वो अमाउंट यूज कर सकते हैं। जी, आरआरएसपी में से ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर, घर बाय नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन 17 साल में वो पैसे वापस करने होते हैं आपको, वरना क्या सही। होता है उस पर टैक्स पड़ता है। और आरआरएसपी वैसे भी अगर आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह है कि जितना टैक्स बचाया है आपने पुराने टाइम पे, तो आज के टाइम के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना होता है। ठीक है, अगर किसी की इनकम ज़्यादा आपके है, अब पास उसकी इनकम कम हो गई, तो वो टैक्स भी कम हो गया उसके ऊपर, ये बात है। बहुत अच्छा व्हीकल है, आपका टैक्स का बिल बहुत कम कर देता है। तो एक चीज़ आपने ये बातें कर दी कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी वो होते हैं ऑप्शंस, दे गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन देती है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। सारी, और बहुत लोग हैं जो समझते हैं हम घर नहीं ले सकते, हमारी इनकम इनफ नहीं है, हमारे पास इनफ रिसोर्स नहीं है, या हम रिस्क लेने को रेडी नहीं है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक दफा आके मीटिंग जरूर करें, देयर आर टूल्स। और आज अगर आप थोड़ी सी सेविंग मैं आपको बताऊं कि करना शुरू करें, यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज हियर। आप 6 महीने में, 1 साल में घर लेने के काबिल हो सकते हैं 100%। और जितना आप रेंट पे कर रहे हैं, आप मेरे पास आए, मैं आपको उतने ही रेंटल में आपके अपने घर के अंदर मूव इन करा सकती हूँ। जी, बिल्कुल, एक ये एडवाइस है सबसे बड़ी कि अब बजाय रेंट देकर किसी और का मॉर्गेज पे करने का, जी, आप अपना घर लेके अपनी मॉर्गेज पे कर लें। उसमें से कुछ ज़्यादातर तो इंटरेस्ट में चला जाता है, लेकिन तो कुछ अमाउंट प्रिंसिपल में भी आता है, तो वो अमाउंट आपको ये दोबारा है, यहाँ मिल जाता है। इफ वी टेक रेंटल अगेंस्ट द मॉर्गेज, तो मॉर्गेज शुरू में हार्ड है, बाद में उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इजी है, यानी पहला टेन्योर 5 साल ही मुश्किल है। और मॉर्गेज शुरू में ज्यादा होती है, उसके बाद आप देखेंगे हमेशा कम होता जाता है, आपका इंटरेस्ट कम जाना शुरू होता है, आपके प्रिंसिपल में ज्यादा पैसे जाने शुरू होते हैं। अब आप रेंट को ले लें, आज रेंट कम है, हर साल रेंट ने बढ़ते जाना है, सही और है, जितना भी रेंट दे दें वो जाया ही हो जाना है। मॉर्गेज में यह है कि जितना प्रिंसिपल में डाल रहे हैं वो आपके खुद के पैसे हैं, आप वो उसको अपने किसी पैसे हैं। काम जी, में यूज कर सकते हैं। जी, मॉर्गेज बहुत कम अच्छा। होती है, अपना रेंट हमेशा ज्यादा बढ़ता जाता है। रेंट ज़्यादा पड़ता है, तो अगर किसी कोई टेम्परेरी शहर में आया 2 साल के लिए, 3 साल, चलो वो तो रेंटल ही ले ले तो अच्छा है। नहीं कि लेकिन वो अगर भी किसी अपना ले ले, उसको जहां पे भी जाना जाए, कैलगरी इज द बेस्ट सिटी टू इन्वेस्ट। यहाँ पर आपका प्राइमरी रेजिडेंस, या आप अपना जो घर बना चुके हैं उसको, मैं तो कहती हूँ कभी ना बेचें, आप हमें दे दें, हम आपको एयरबीएनबी, Booking.com से हम आपको उसको मैक्सिमाइज इनकम करके देंगे, या हम उसको रेंटल, हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी करते हैं, हम आपको उसको लॉन्ग टर्म में रेंट कर देंगे। यानी आपने एक प्रॉपर्टी बना ली, आप उसको अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव रखिए, या आप बेचें तब जब आप उसको कहीं और उससे बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन द एडवाइस इज कि एक आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जिस पे आपको रहना है, और एक रिटायरमेंट प्रॉपर्टी भी जरूर खरीदें, वरना अल्बर्टा में कोई भी बंदा बिना प्राइवेट रिटायरमेंट प्लान के रिटायर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि सीपीपी की बहुत ही लेस अमाउंट है उसमें, तो आप वो यूटिलिटी का बिल ही नहीं भर सकते जिसमें कम अमाउंट में। एवरेज 85% कैनेडियन जो सीपीपी ले रहे हैं वो 750 है, 750 समथिंग। तो सही आपका है, पेड भी है तो 750 में क्या ही घर चला लेंगे। मैक्सिमाइज इज 1458, 1458 में भी कोई कैसे घर चला लेगा अपना। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। अच्छा, वो घर ले ले कोई नया वाला, जो नए आए हैं उसकी बेसमेंट रेंट पे उठा दें, तो वो ही अच्छा खासा मॉर्गेज उसे पे एक करके। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आपकी बात से याद आ गया, मुझे लगता है टाइम भी बहुत हो गया। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि बिना बेसमेंट वाली घर के लिए मॉर्गेज क्वालिफाई करना आज के टाइम पे मुश्किल है, लेकिन वो घर जिसमें लीगल स्वीट मौजूद है,
उसकी मॉर्गेज क्वालिफाई करना आसान है। लेट्स से आपको 5 लाख की मॉर्गेज क्वालिफाई करनी है ऐसे घर की जिसमें बेसमेंट नहीं है। सही है। लेकिन ऐसा घर देखें जिसमें बेसमेंट हो और वो घर 6 लाख का है। वो 6 लाख का बेसमेंट के साथ आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 5 लाख का बिना बेसमेंट के क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि बैंक को भी पता है कि इनकम आएगी इससे बेसमेंट और से। बैंक को अब अलाउड है वो वाली पोटेंशियल रेंटल इनकम बैंक आपकी इनकम में ऐड करके आपकी क्वालिफाइंग लिमिट को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है जी। बहुत आपसे अच्छी बातचीत हुई है और मुझे पूरा यकीन है कि जो नए बायर हैं उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो न्यू कमर आ रहे हैं उनको भी बैंक के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप मॉर्गेज के लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट रियल्टर को जो फुल टाइम डेडिकेटेड हो आपके साथ और टाइम लगा सके और आपकी हर चीज में हेल्प कर सके, तो वो आप सेलेक्ट करें, उसको आप वो करें अपने घर बायर करने के लिए। तो उससे आपको बहुत सेविंग होगी और उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता है, लेकिन रियल्टर का काम ही यही है। तो उनसे सारी चीजें फर्स्ट टाइम होम बायर को कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकती है और किस तरह से वो सारी चीजें आपको हेल्प मिलेगी। तो एक आप बात सबसे ऐड करूं कि अगर किसी को, हम लोग सिर्फ रियल्टर नहीं, वी डू द वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टैक्सेशन टू इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हर चीज, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड रूरल एंड एवरीथिंग। अगर हमारी बहुत सारी कम्युनिटी की बहनें, हमारी यंग लेडीज कोई भी फाइनेंस के किसी भी सेक्टर में काम करने में इंटरेस्टेड है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प देम। अगर उनको टैक्स करना है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आके टैक्स सीखें, करें, इसको अपना करियर बनाएं, प्रोफेशन बनाएं। अगर आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सीखना है तो कम टॉक टू अस। अगर आपको रियल एस्टेट करना है, रियल्टर बनना है मेरी तरह, तो आए, हम लोग आपको उसमें भी पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। देयर इज नथिंग व्हाट यू कैंट डू, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। आप आए, हम आपको टैक्स में भी हेल्प करेंगे, हम आपको इंश्योरेंस में भी हेल्प करेंगे, स्टॉक्स भी हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और भी बेतहाशा तरह की करते हैं, रियल एस्टेट भी करते हैं। तो कम ज्वाइन अस एज अ टीम। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट। ये ओनली खवातीन के लिए है कि मैन भी आ सकते हैं? ज्यादा खवातीन के लिए, मैन भी आ सकते हैं ऑफ कोर्स। हमारी ब्रोकरेज आपको पता है कि वेमेन ओन्ड है, हमारी ब्रोकर भी खातून है, तो सही है। इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हर। तो शी इज आपकी ऑलवेज, बी लाइन में तो हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, मैन भी हैं उसके अंदर, खवातीन नहीं है सिर्फ। मैं, हमारे पास आदमी भी है, मेरा ख्याल है देर आर कपल ऑफ मैन, तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं इनकरेज हमेशा औरतों को करती हूँ, क्योंकि मेरे से किसी ने ये सवाल किया था कि आप रियल एस्टेट कैसे करेंगी, ये तो आदमियों का काम है। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत तो अच्छी आपसे बातचीत हुई। फिर इंशाल्लाह अपने कभी आने वाले दिन में एक और सेशन करेंगे कि जो इंशाल्लाह घर ले लिया है उसको कैसे इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एयरबीएनबी। हम करेंगे इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी है। आज हमारा पूरा रहा कि हमने फर्स्ट टाइम होम बाइंग कैसे फर्स्ट करनी टाइम, है, जी क्या बिल्कुल, टिप्स ये एंड हमारा ट्रिक्स यही एंड था क्या है। कि इनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। वह बात करेंगे कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इनकम कैसे मैक्सिमाइज करनी है और टैक्स कैसे मिनिमाइज करना है। और एक घर जो है किसी तरह से भी इन्वेस्टमेंट के लिए रखना, जी, ताकि ये आपके पास एक लोकेशन बैकअप है। कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, गैराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सी कम्युनिटी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट क्यों के ना लिए हो, सब कम्युनिटी जहाँ बहुत, औरतें निकल ही नहीं सकती, बाहर ही नहीं घर से, वो सरदार ये वो सॉरी लोग वहां पर उनको घूरते रहते हैं, तो वो ऐसी कम्युनिटियों से बचें बस। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। ठीक है। फिर हम कम्युनिटी पे बहुत डेंस कन्वर्सेशन करेंगे, किस कम्युनिटी का क्या चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की खास तौर पे, क्योंकि हमारे में पाकिस्तानी कम्युनिटी सुन रही है हमें ज्यादातर, तो जी उनको बिल्कुल, सही से गाइड कर देना है कि कौन सी सही है कम्युनिटी और कौन सी नहीं। तो 100%। नेक्स्ट हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन के होम के ऊपर के उससे आपकी इनकम आती है। बिल्कुल, तो और बहुत मैक्सिमाइज इनकम क्या एंड चीज मिनिमाइज द टैक्सेशन। मिनिमाइजर है कि, और वो आप किस तरह से एक सेकंड इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। एक तो आपकी जॉब से आएगी, एक आपकी इनकम होगी Having जो कि passive income is the most beautiful thing in your life, where you can live your luxury of। तब आप अपने wants पे काम कर सकते हैं। आज हम आपको needs पे फोकस करा रहे हैं, कल फिर आपके wants पे डिस्कशन वांट पे करेंगे। होगा। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं तो एडवाइस करूंगा कि लोग रियल्टर का इंतखाब बड़े सोच समझ के करें, बिल्कुल ऐसे को करें जो कॉम्पिटेंट हो, डेडिकेटेड हो अपने वर्क के ऊपर, बिल्कुल। तो उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा।
ऐसे और ही। चाहे आपने फर्स्ट टाइम घर लेना हो, इन्वेस्टमेंट होम लेना हो, सेकंड घर खरीदना हो, जो भी करना हो, जहाँ से भी आपके जो मैटर हैं सब उसके, तो नेक्स्ट हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट होम के ऊपर। बिल्कुल आरिफ और भाई, आपका बहुत 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 शुक्रिया एक दफा फिर। आई फेल्ट रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव अ वेरी लाइक प्रोडक्टिव टॉक विद यू ठीक है, सो मच। ठीक आप है हमारी जी। कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपका भी बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया कि आप इतनी हमने हमारा तो प्लान ये था कि हाफ आवर की रखेंगे, लेकिन 1 आवर 10 मिनट हो गए इस वक्त, क्योंकि बातें तो इतनी हैं कि अभी 1 घंटे और बैठे करते रहे, तो बिल्कुल है घर के ऊपर जो है जो फर्स्ट टाइम बाहर के, जी। तो फिर इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, साइमा थैंक सर यू जी सो मच आपका देखने के लिए सब बहन भाइयों का। थैंक यू, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया जी, बहुत है मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।